अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फारूक शेख। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। यमन के पहले से जो पेचीदा हालात थे वो अब और गंभीर हो गए हैं। हुआ कुछ यूँ कि सुबह सवेरे सऊदी अरब ने यमन के एक सूबा है हदरमौत, ये यमन के मशरिक़ में आता है, वहाँ पे एक बंदरगाह है, वहाँ पर फ़ज़ाई कार्रवाई सऊदी अरब की तरफ से की गई और ये मौक़िफ़ लिया गया सऊदी अरब की तरफ से कि कार्रवाई इसलिए की गई कि वहाँ पर बग़ैर इजाज़त के यूएई से 2 बहरी जहाज़ आए जिनमें कुछ असलहा और जंगी साजो सामान था और इल्ज़ाम लगाता है सऊदी अरब कि ये जंगी साजो सामान जो अलहदगी पसंद साउथ के अंदर तंजीमें हैं उनके लिए भेजा जा रहा था। अब इसने सूरत हाल इंतहाई कशीदा बना दी। फिर उसके बाद मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए जिसमें ये देखा गया कि यमन की तरफ से जो सऊदी अरब है उसके इत्तेहादी भी, उन्होंने यूएई के साथ जो दिफाई माहिदा था उसको ख़त्म कर दिया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया यूएई की दिफाई फोर्सेस को यमन खाली करने के लिए। यूएई का अब से कुछ देर पहले रद्द अमल भी आया है जिसमें यमन से मुतल्लिक सऊदी अरब के जो बयान है उससे मायूसी का इजहार किया गया है। ये भी कहा गया है कि जो बंदरगाह पर जहाज़ थे वो यमनी ग्रुप के लिए नहीं बल्कि अमाराती फोर्सेस के लिए थे और जो लंगर अंदाज होने वाले जहाज़ थे उनमें असलहा नहीं था। तो इस तमाम तर मामले को डिस्कस करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब, उमर चीमा साहब, महमद सरफराज साहब और सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सर ये बताइएगा, ये जो अभी आज पेशरफ्त हुई है और डायरेक्टली यूएई और सऊदी अरब आमने सामने हो गए हैं, ये कितना तशवीशनाक है और ये किस तरफ जाता हुआ आप इसको देख रहे हैं? मैं चाहूंगा कि इसकी तरफ बैकग्राउंड का लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये कोई अचानक नहीं हुआ। वो क्या कहते हैं कि जो भी कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, कोई शेर मेरे ज़हन में आ रहा था है। अब ये है कि इधर यमन में 2-3 ग्रोह हैं। एक तो जो एक प्रेसिडेंशियल काउंसिल बनी हुई है, अगर आप इनका एक मॉडल देखें ना सऊदी अरब का और यूएई का, सऊदी अरब का जिधर जिधर अलायंस है या जिधर जिधर सपोर्ट कर रहा है वो स्टेट को सपोर्ट कर रहा होता है कि जो एक रजीम होता है उसको सपोर्ट कर रहा होता है। यमन में भी जो इस टाइम गवर्नमेंट है सऊदी अरब का अलायंस उसके साथ है। इसी तरह सूडान को अगर आप देखें तो सऊदी अरब का अलायंस जो है वो सूडान की गवर्नमेंट के साथ है। लिहाजा इनकी टेंशन कोई यानी कि मुख्तलिफ जगहों पर, चूंकि ये एक जो कंपीटिंग राइवलरीज हैं उधर इनका भी एक रोल है, तो लिहाजा टेंशन कभी एक जगह पर फ्लेयर अप होती है, कभी दूसरी जगह पर। सूडान की अगर मैं बात करूं ना, तो सूडान में जो उधर की गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूएई के खिलाफ उधर अदालत में गई हुई है। ठीक है, तो लिहाजा उधर भी वो लगता है कि वो आपस में ब्रैकेट है। इधर जो है यमन की गवर्नमेंट और जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट है ये मिले हुए हैं। तो इस सारे तनाजर में इनकी जो टेंशन है, यानी कि आप ये है ना कि उनको ये लगता है कि ये जो मलेशिया है या जिनको यूएई वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ये अगर स्ट्रांग होता है तो उधर की गवर्नमेंट या उसकी रेट वीक होती है। अब देखिए इन्होंने जो एक अटैक किया है, बमबारी की है, उसका एक मकसद था। उसका मकसद ये था कि अगर वो उधर कोई वेपन्स वगैरह जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं तो उसके बाद अगर वो बात करेंगे तो वो एक इल्जाम तराशी शुरू होगी, अवामुन नास को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो एक तासर ये देना है कि हमने उनको रंगे हाथों पकड़ा है। वो अलग बात कि यूएई का मौकफ जो है वो इससे डिफरेंट है या वो इस चीज को डिनाई करते हैं। तो ओवरऑल ये टेंशन जो है हमारे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी जब हमारे को मामलात कोई एक सरदमोरी आई थी सऊदी अरब के साथ, तो उस टाइम भी यमन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। उस टाइम भी ये लड़ाई चल रही थी। अब ये है कि अब तो हमारा एक सऊदी अरब के साथ रिश्ता और ज्यादा गहरा हो गया कि हमारा उनके साथ दिफाई मुआहिदा भी है। दूसरी तरफ यूएई के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। अभी जो है वो जो एमबीजी हैं वो इधर पाकिस्तान में भी आए हुए थे। बल्कि जो लीबिया में जो एक राइवल फैक्शन है जिसका वो फील्ड मार्शल खलीफा जिसको प्रिजाइड कर रहे हैं, जिनको हमने अभी असला बेचा है, वो भी यूएई बैक्ड है। यानी कि उस लिहाज से हम तो आइडियली हमें तो ये चाहिए कि हमारा एक न्यूट्रल रोल हो, लेकिन अगर ये टेंशन बढ़ती है और पाकिस्तान के मुआहिदे के तनाजुर में उसको देखें तो आई डोंट नो कि पाकिस्तान के लिए ओवरऑल बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। ठीक है,
अच्छा महमल, आप कहिएगा, आपकी इसके ऊपर क्या रीडिंग है? दोनों इन्फ्लुएंशियल मुल्क हैं, देखें ना, पैसा भी है उनके पास, ताकत भी है, उसके अलावा इन्फ्लुएंस भी है, तो और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है, मैं ये कहूँगी ठीक है, एक ट्रिकी सिचुएशन ज़रूर है कि हमें एक डेलिकेट बैलेंस करना है। हमारा तो दोनों मालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन आई डू थिंक कि पाकिस्तान इज़ इन अ यूनिक पोजीशन। हमने पहले भी डिप्लोमेटिकली बहुत से मामलात, मीडिएशन भी हमने किए हैं, हल भी करें। आप देखें, अमेरिका ईरान के ताल्लुकात हों, सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात हों, तो ये जो इस वक्त हमारे पास है ये एज कि हम ये कर सकते हैं और राब्ते भी हम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि दोस्त ब्रादर मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात जो है दोनों के खराब ना हो। तो लेट्स सी के आगे क्या होता है। 2025 में तो हमने बहुत अच्छा डिप्लोमेटिकली हर चीज़ जो है वो बैलेंस भी की, बाकी ममालिक को भी साथ लेके चले, तो शायद 2026 में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा इन दो ममालिक की नज़र से अगर हम देखें। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप कहिएगा। बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, मैं समझता हूँ जो उसके कई डायमेंशंस हैं, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात ये है कि ग्लोबल लेवल पे देख लेते हैं, रीजनल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात की नौइयत जो है और क्यों ये इस तरह की कशीदगी पैदा हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका के ये दोनों ममालिक जो हैं करीबी इत्तेहादी और हलीफ हैं, सऊदी अरब भी और मुत्तहिदा अरब अमारात भी। और जो उनके मार्को रूबियो साहब हैं, उन्होंने भी इस हवाले से चंद दिन कबल एक अहम बयान दिया था इस कशीदगी के से कबल कि जनाब आप दोनों को सिफारती जराए से इस कशीदगी को खत्म करना चाहिए और टेंशन को डिफ्यूज करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि इस खत्ते में दो उसके जो की एलाइज हैं, अरब दुनिया के जो अहम तरीन मुल्क हैं, उनके दरमियान आपस में मुखासमत बढ़े। दूसरी बात यह है कि जिस तरह कहा भी गया कि अरब ममालिक और अरब दुनिया के अंदर ये दो अहम तरीन मुल्क हैं, इनका पॉलिटिकल सिस्टम भी मिलता जुलता है, सोच भी मिलती जुलती है। ओपेक के ये बड़े अहम मेंबर्स हैं, दो बड़े सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टिंग अरब कंट्रीज भी हैं और माजी में इनके ताल्लुकात भी बड़े खुशगवार रहे हैं। बल्कि इस हुआ, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कतर के खिलाफ जब अरब दुनिया ने बाइकआउट किया था 3 साल पर मुहित, तो उसमें मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब साथ खड़े थे कतर के खिलाफ, जबकि कतर को तो यहाँ की जियो पॉलिटिक्स है वो इस तरह थी कि तुर्की इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था अगेंस्ट अरब। तो ये भी एक हकीकत है कि प्री वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो सदर एर्दोगान के दोबारा इख्तियार में आने के बाद तुर्की भी जो है वो एक अहम प्लेयर बन के उभरा है अरब जियो पॉलिटिक्स में। तो ये एक हकीकत है कि ईरान, तुर्की और अरब दुनिया जो है ये तीनों एक तरह से जियो पॉलिटिकली कम्पीट करते हैं। चौथा एस्पेक्ट ये है कि जो हजरमौत का एरिया है ये बहुत ऑयल रिच एरिया है और जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं वो तकरीबन 8 के करीब जो है उनके जो गवर्नरेट्स हैं, छोटे सूबे समझ लें, उनकी आज़ादी की कोशिश कर रही है यमन की हुकूमत से, जबकि जो उनकी हुकूमत है, मरकजी हुकूमत, वो सऊदी अरब के बहुत करीब है और सऊदी अरब इसको एक रेड लाइन समझता है, जैसा कि आज उनके बयान में कहा भी गया कि अपनी कौमी सलामती के खिलाफ समझता है कि उनके बॉर्डर के इतने करीब और ऑयल रिच एरिया में जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट चले। और फिर आपको याद होगा कि यमन की सिचुएशन इस तरह की ऐसी है कि किसी हद तक इसका मवाजना अफगानिस्तान की सिचुएशन से भी किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हुतीज भी जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे मिसाइल अटैक्स वगैरह यमन की टेरिटरी से सऊदी अरब के खिलाफ करते रहे हैं और इसी तरह फिर अब ये जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, इससे सऊदी अरब में ये तशवीश पाई जाती है कि उसकी कौमी सलामती के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उसके बॉर्डर के करीब बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में आज ये कार्रवाई भी की गई है। और फिर आपने देखा कि फौरी तौर पे जो बयान यमन की मरकजी हुकूमत की जानिब से आया, उसमें डिमांड किया गया कि 24 घंटे के अंदर जो तमाम यूएई की फोर्सेस हैं वो हमारी सरजमीन से निकल जाएं, जिसको सपोर्ट किया है सऊदी बयान में भी। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने भी अपने जो सऊदी काउंटर पार्ट हैं उनसे इस हवाले से डिस्कशन की है और उनको एतमाद में लिया है। तो मैं समझता हूं कि
जहां तक पाकिस्तान का रोल है और आलमी बरादरी का रोल है, मैं समझता हूं कि इस टेंशन के लिए ये डेफिनेटली ये बहुत तशवीशनाक बात है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ज्यादा ये आगे नहीं चलेगी और उसकी 3 वजूहात हैं। पहली बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा, दोनों कंट्रीज जो हैं वो करीबी ममालिक हैं और ये अमेरिका के एलाइज हैं, तो अमेरिका भी दबाव डालेगा इस सिचुएशन को जल्दी से डिफ्यूज करने के लिए, और दोनों जो मुल्क हैं वो अमेरिका की गुडविल को बड़ी अहमियत देते हैं। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा अहम मौका रुनमा हुआ है इस मिडिल ईस्ट में अपने आप को एक ऐसे मुस्लिम एक न्यूट्रल पीस बिल्डर के तौर पर प्लेस करने के लिए, जो कि बैक वक्त तमाम ममालिक का एतमाद और एहतराम इंजॉय करता है। और जिस तरह के हमारी जो सऊदीया के साथ अब फॉर्मल रिलेशनशिप भी है, जिसने ये साबित किया है कि पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि मशरिक़ वुस्ता में भी एक एंकर ऑफ स्टेबिलिटी या एक पीस बिल्डर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल हो सकता है इन ममालिक के दरमियान मसाइल और गलतफहमियां को कम करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सऊदी अरब ने भी अभी हाल ही में कोशिश की थी कि काबुल इंतजामिया को कायल किया जाए कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के खदशात हैं उसके बारे में वो ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि वो आलमी बरादरी और दीगर अरब ममालिक के साथ मिलकर इन मसाइल को हल करने और अमन और इस्तेहकाम और गलतफहमियां दूर करने में अपना भरपूर सफारती रोल प्ले करे। ठीक है मोहम्मद अली साहब, मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है थोड़ा सूरत हाल को बेहतर समझने के लिए, लेकिन मैं पहले भट्टी साहब का तज्जिया जानना चाहूंगी और फिर उसके बाद सर्कल बैक करूंगी। भट्टी साहब, आप कहिएगा। मैडम शेख, बिल्कुल करना चाहिए, पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब के दोनों दोस्त हैं, दोनों के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसा अभी मोहम्मद अली साहब ने भी कहा, जैसे महमल सरफराज साहबा ने भी कहा कि MBS और MBZ या MBZ ये ना सिर्फ 2 मुल्कों के सरबराह थे, बल्कि ये अगली जनरेशन में जो मौजूदा जनरेशन है उसमें बड़े दोनों करीबी दोस्त थे। और 2 दोस्त ममालिक, 2 दोस्त इन मुल्कों के सरबराह और 2 पार्टनर और 2 वो साथी जो हर बुरान में एक साथ थे। तो पाकिस्तान को ज़रूर इसमें किरदार अदा करना चाहिए। और जैसा भी आपने शुरू अपने इंट्रो में कहा कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद का यमन में असले की खेप पर फ़िज़ाई हमला, और वो जहाज़ जो थे वो UAE के थे। मुत्तहिदा अमारात की फ़ोर्सेस को 24 घंटों में यमन छोड़ने का हुक्म, रियाज़ हुकूमत और अबू ज़ैबी हुकूमत आमने सामने, मतलब 2 दोस्त मुल्क, 2 दोस्त और 2 तेल पैदा करने वाले मुल्कों में तनाव अरूज पर। और फिर सऊदी अरब का ये कहना मंगल के दिन कि हमारी कौमी सलामती एक सुर्ख लकीर है, और फिर चंद घंटों के बाद सऊदी अरब का फ़िज़ाई हमला, और फिर यमन का UAE के साथ दिफाई मुआहदा मनसूख करना। और ये यहीं बात नहीं रुकती, बल्कि आपको याद होना चाहिए कि चंद रोज़ पहले भी सऊदी इत्तेहाद ने फोर्सेस को निशाना बनाया था। अब इसको ज़रा यहाँ रोकिए तो एक अमरीकी थिंक टैंक्स की रिपोर्ट आई है 2026 के हवाले से। अमरीकी थिंक टैंक्स वाले कहते हैं कि इस वक्त दुनिया दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आलमी तनाज़ों में उलझी हुई है और सबसे ज़्यादा तशद्दुद की फ़िज़ा है। और 2026 में अमरीकी थिंक टैंक्स के मुताबिक जहां पाकिस्तान और भारत में दोबारा जंग लग सकती है, जहां पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में लड़ाई हो सकती है, जहां रूस यूक्रेन जंग शिद्दत इख्तियार कर सकती है, जहां ईरान इसराइल में दोबारा जंग छिड़ सकती है, वहां गज़ा का मामला मशरिक़ वुस्ता पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज भी हो सकता है। मतलब अमन फोर्स, मतलब अब्राहम अकार्ड, मतलब इसराइल से ताल्लुकात, मतलब अमरीकी दबाव, मतलब रूस चीन से मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के ताल्लुकात, मतलब तेल बहैसियत हथियार। तो अब इन हालात में 2 दोस्त खलीजी मुल्क भी आमने सामने, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या क्या हो सकता है। और सूरत हाल अजीबो गरीब है इस खित्ते में। ईरान अपने मसाइल में है, इसराइल ग्रेटर एजेंडे पर है, गज़ा का कोई पुरसाने हाल नहीं, शाम का सदर वो है जो कल तक अमरीकी नज़र में दहशतगर्द था और जिस पर अमरीका ने हेड मनी रखी हुई थी, और आज सदर ट्रंप उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं।
लीबिया इराक अंदरूनी सियासत का शिकार हैं, यमन लबनान में मुसलसल हालात ख़राब हैं, और दो सेटल्ड मुल्क जो हमारे भी दोस्त हैं और बड़े काबिल एहतराम हैं, सऊदी अरब यूएई आमने सामने हैं। अब इस वक्त भी जो सुना यही जा रहा है कि अमेरिकी इंटरवेंशन हो रही है, इस वक्त भी दूसरे खलीजी मुल्क जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, तुर्की कोशिश कर रहा है, दोस्त मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि बात आगे ना बढ़े। लेकिन ये तनाज़ा ऐसा है और इतना उलझा हुआ है और इतना पेचीदा है कि अल्लाह ना करे, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि कोई बड़ा ये जो मसला है ये बड़े तनाज़े में तब्दील हो सकता है। उम्मीद यही करते हैं कि ये जो नई सूरत हाल बनी है, साल के ख़ात्मे के साथ साथ सूरत हाल में जो कशीदगी है वो भी ख़ात्मे की तरफ जाए। इसी उम्मीद के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर यूट्यूब सवालों के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक। तजियाकारों से जो यूट्यूब पे आप लोगों ने सवाल भेजे वो करते हैं। भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है सुहेल आफरीदी साहब के दौरे पंजाब से मुतल्लिक। सुहेल आफरीदी साहब ने ख़त भी लिखा है और नारवा जो इंतज़ामी सलूक उनके साथ हुआ है उसके ऊपर शिकायत की है, किरदारकुशी का शिकवा भी किया है। पंजाब हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है, बल्कि सुहेल आफरीदी साहब पर अमन व अमान से मुतल्लिक इल्ज़ाम लगाती है। किसके मौक़िफ़ में ज़्यादा वज़न है? मैडम शेख, मेरा ख्याल है सुहेल आफरीदी साहब ठीक कह रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने जो किया उसकी तवक्को तो थी, लेकिन जिस तरह किया, जिस तरह का रद्द अमल या जिस तरह का इस्तकबाल या जिस तरह के आगे वेलकम किया वो अफसोसनाक है और शर्मनाक है। सुहेल आफरीदी जहाँ जाना चाहते थे लाहौर आकर वहाँ दुकानें मार्केटें बंद करवा दी जाती थी। वो खाना खाने गए फूड स्ट्रीट, तो फूड स्ट्रीट बंद करवा दी गई। और उससे पहले, उनके आने से पहले नाके, रुकावटें, छापे, गिरफ्तारियां, मुकदमे, और फिर पंजाब असम्बली में जिस तरह बदतमीज़ियाँ की गई। और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक ट्वीट था जिसमें सुहेल आफरीदी साहब की तस्वीर लगाकर लिखा गया कि नो ड्रग्स माफिया इन पंजाब, वो भी बिलो द बेल्ट था। और फिर तंजिया जुमले अज़मा बुखारी साहबा की तरफ से, फिर कोट लखपत जेल मुलाकात के लिए न जाने देना। तो मेरा ख्याल है सुहेल आफरीदी साहब ठीक कह रहे हैं और उन्होंने ठीक तौर पर खत लिखा। हाँ, एक जो इसमें हुआ वो ये हुआ कि एक बिलो द बेल्ट सवाल और उसका बिलो द बेल्ट जवाब दिया मीना खान साहब ने। उनको इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए था और उस पर शफी जान साहब ने माजरत भी कर ली है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा ये जो कुछ भी पंजाब हुकूमत ने किया ये पंजाब का कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हम तो बाएं खोलते हैं, दिल खोलते हैं। इन्होंने बहुत थोड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया और मजीद नफरत और तकसीम को बढ़ाया। थैंक यू भट्टी साहब। चीमा साहब से करते हैं अगला सवाल। चीमा साहब, NA 130 में जो को चैलेंज किया गया था यास्मीन राशिद की जानिब से, नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल थी वो, नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया गया। ट्रिब्यूनल ने दुरुस्त करार दिया है नवाज शरीफ की कामयाबी को और डिसमिस कर दिया है दरख्वास्त को। इस फैसले के बाद नून लीग अपने सियासी बयानिए को मजबूत बना सकेगी? आपसे सवाल हो रहा है। पहले ये जहाँ बयानिया की बात होती है, बयानिया कोई फैक्ट्स पर तो नहीं बनते, जो एक ओवरऑल ऑन द सरफेस जो चीजें नजर आ रही थी उस बुनियाद पे है। अब ये है कि अगर हम केस की बात करें तो ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे इसको नॉकआउट किया गया है, तकनीकी बुनियादों पर उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया है कि ये तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो जो मेरिट है, यानी कि जिस तनाजुर में एक डिस्कशन चल रही होती है एक पब्लिक डोमेन में, वो तो गिनती के हवाले से चल रही होती है, वो वोटों के हवाले से चल रही होती है। तो वो चीज तो इधर डिस्कस ही नहीं हुई। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनकी कोई जीत मशकूक है, लेकिन हम इस केस के तनाजुर में जो बात कर रहे हैं ये टेक्निकल ग्राउंड पे फारिग होने वाला केस है। हाँ, लेकिन यही है कि अवाम की नजर में, यानी कि अवाम तो यानी कि उनको ये बताया जाएगा कि अदालत में गया था केस और ये नवाज शरीफ के हक में फैसला हो गया। तो उस लिहाज से तो वो अपना मौकफ या एटलीस्ट उनका आर्गुमेंट इससे स्ट्रांग हुआ है। नहीं सर, इसीलिए आपसे मेरा ख्याल सवाल भी पूछा गया और हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये डिस्कस भी कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जो गलत बात है या डिस्क्रिपेंसी है वो डिस्कस करें। बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया कि वो टेक्निकल बुनियादों पे, यानी दरख्वास्त किस तरह टाइम पे नहीं थी, टाइम के बाद आई और दीगर चीज़ें उसके ऊपर खारिज की गई है। इसका वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में क्या डिस्क्रिपेंसीज थी, मेरिट पर क्या फैसला था, वो नहीं हुआ बिल्कुल भी। राइट,
ओके जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, थैंक यू सो मच। उसके बाद वापस आते हैं, बाकी दोनों सवाल डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। महमल, आपसे ईयर एंड की मुनासबत से पूछा जा रहा है कि इस साल की सबसे अहम सियासी कामयाबी आपकी नज़र में क्या थी? देखिए, मेरे ख्याल में अलीना कि पाकिस्तान के लिए तो इस तरह जो एक्सटर्नली तो हमारी बहुत सारी कामयाबियाँ नहीं, यानी कि आप ख़ास तौर पे अगर आप पाक भारत जो है वो जंग हुई, उसके अंदर ना सिर्फ हमने मिलिटरीली जो है हमने भारत को डिफीट किया, उसके अलावा हमने डिप्लोमेटिकली भी हर जगह जो है हमने कामयाबी पाई। भारत का जो मौक़िफ़ है वो हर जगह एक्सपोज भी हुआ कि वो गलत बयानी कर रहे थे और प्रोपेगेंडा कर रहे थे। फिर उसके बाद आप देखिए कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके अंदर भी दुनिया या इंटरनेशनल कम्यूनिटी के भी स्टांस ने हमें ही विंडिकेट किया कि अफगानिस्तान के जो है वो एक हब ऑफ टेररिज्म बनता जा रहा है अंडर द तालिबान रजीम। तो उसके अंदर भी जो है वो हमारी ऑब्वियसली एक कामयाबी रही। असल जो मसला है लीना वो ये है कि जो इंटरनली हमारे यहाँ अभी भी वही फिगर्स है, मैं कहूँगी कि जो हमें पिछले साल भी नज़र आते थे। ठीक है, इस साल शायद हुकूमत के लिए जो है वो कुछ कामयाबियाँ हुई हैं, यानी कि उनको वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ गए, रिजर्व सीट्स वर्डिक्ट है, बाकी जो फिर उन्होंने 26वीं तरमीम तो पिछले साल हुई थी, उसको उन्होंने 27वीं तरमीम जिस तरह से पास हो गई, और एक कंट्रोल जो आप ओवरऑल देखें वो ज़रूर है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि जो फेलियर रहा है वो ये है कि कोई ब्रेक थ्रू उस तरीके से नहीं हो सका, यानी कि जो अपोजिशन पार्टीज खासतौर पर पीटीआई के साथ अगर हुकूमत की कोई मुज़ाकरात, डायलॉग, रिकन्सिलिएशन, जो कि हमने बातें अभी सुनी है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि जरदारी साहब को जो है ही इज द किंग ऑफ रिकन्सिलिएशन और उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये एक नाकामी है हमारी सियासत की, हमारे सियासतदानों की, और हमारी जमहूरियत के लिए भी ये एक नाकामी है कि जो ये मामलात हैं उनको आगे लेकर हम सही तरीके से नहीं बढ़ सके। कामयाबी नहीं बट नाकामी क्या रही है सियासी, मैं उसे नाकामी समझूंगी सियासी। ठीक है, इस चीज को डिप्लोमेटिक कामयाबियां हमारी बहुत है, बाकी सारी एक्सटर्नली बहुत ज्यादा, सियासी तौर पर ओके। और ये आपके ख्याल में बड़ी नाकामी थी। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा जी, मोहम्मद अली साहब, वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद को ब्लॉक करने की बात की है। क्या सोशल मीडिया पर पाबंदी या मवाद ब्लॉक करना वाकई किसी भी मसले का हल है? ये कल की जो इशू था बलोचिस्तान वाला, उस तनाजुर में पूछा जा रहा है सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी मैंने उनका पूरा बयान सियाको सबाक नहीं देखा है। अच्छा। लेकिन जिस तरह कल भी हमारी इसी प्रोग्राम में बड़ी सेर हासिल बहस इस पे हुई थी, और हमने तजवीज़ ये दी थी कि हमें अपने नौजवान नस्ल को जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है और जो एंटी स्टेट नफरत पर मबनी मवाद है उससे प्रोटेक्ट करना रियासत की जिम्मेदारी है। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट राइट है, लेकिन वो अनकंडीशनल नहीं है। और आर्टिकल 19 जो है, अगर उसको गौर से पढ़ा जाए तो उसमें इखलाकी, समाजी, नजरियाती और कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी की कंडीशंस लगाई गई हैं आइन के अंदर कि जो भी हमारा सिटीजन जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन को, इज़हार राय की आज़ादी को इस्तेमाल किया, वो इखलाकी कानूनी ज़ाब्तों के ऐन मुताबिक करेगा और कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के मामलात को मद्देनजर रख कर जिम्मेदारी से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इजाजत दे प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़।